नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। मैं एडवोकेट अद्वैत चौहान, वकील पत्र यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लगभग एक महीने के बाद हम ये वीडियो करने जा रहे हैं। बहुत सारे दोस्तों के कॉल्स मैसेज आए कि सर यहाँ पे वीडियो के जो अपडेट है वकील पत्र पे अभी नहीं आए हैं, तो पीआरजीआई यानी पुराना आर्यन है उसके जो अपडेट्स है वो भी हम तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो कृपया करके एक वीडियो यहाँ पे बनाइए। तो इस सभी के जो मैसेजेस और कॉल जो आए हैं, तो मेरी जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इस बारे में आपको जानकारी दे दूं। आज का वीडियो जो है वो आरएनआई के जो ई फाइलिंग है उसके बारे में और आरएनआई के कुछ जो नॉर्म्स है उसके बारे में, उसके साथ साथ आरएनआई रजिस्ट्रेशन का एक सबब जो है वो हम करेंगे। हमारे ध्यान में ये आया है कि अभी बहुत सारे लोग जो है वो आरएनआई रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जो कि अभी पीआरजीआई प्रेस सेवा पोर्टल पे होता है। तो बहुत सारे दोस्तों को बेसिक उसकी जानकारी नहीं है, वो भी आज के वीडियो के माध्यम से हम जानकारी लेने की यहाँ पे प्रयास करेंगे, जानकारी लेने की। तो ये सब जो चीजें हैं आज के वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा, वीडियो अंत तक देखें। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आरएनआई रजिस्ट्रेशन जो है वो बहुत सारे लोग अभी वकील पत्र पे नए जुड़े हैं, जिनको पुराने वीडियोस कभी कभी दिखते नहीं है या फिर पुराने वीडियोस उनको मिलते नहीं है, फिर वो आरएनआई के बारे में मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछते हैं कि सर ये आरएनआई रजिस्ट्रेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है और प्रोसीजर क्या है। तो दोस्तों देखो, पहले आरएनआई होता था पीआरबी एक्ट 1867 के तहत होता था। 1 मार्च 2024 से नया एक्ट जो है पीआरपी एक्ट जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एंड पीरियोडिकल्स, ये जो एक्ट आया ये एक्ट लागू हो गया है। तो इसके माध्यम से अभी रजिस्ट्रेशन होते हैं। पूरी जो प्रोसीजर है, पूरी प्रोसीजर ऑनलाइन है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। और ये प्रोसीजर कैसी होती है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या जरूरत होती है। तो ये प्रोसीजर मैंने जैसे कि अभी बताया कि पूरी ऑनलाइन प्रोसीजर है, कुछ भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट नहीं देना है, कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ तुमको एक 100 रुपए का स्टैम्प पेपर जो है वही खरीदना पड़ता है, जिसके ऊपर हम जो एफिडेविट जो देते हैं पब्लिशर ओनर का, वो एफिडेविट हमको वहां पे सॉफ्ट कॉपी में देना पड़ता है। तो शुरुआत करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स लगते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड, एक पासपोर्ट साइज फोटो। वैसे आधार कार्ड की जरूरत नहीं रहती है, सिर्फ आधार नंबर की जरूरत वहां पे रहती है। उसके साथ साथ हमारा पासपोर्ट साइज फोटो है वो हमारे वहां पे प्रोफाइल को अपलोड करना पड़ता है। पैन कार्ड बहुत जरूरी है, पैन कार्ड लगेगा। अगर ये इंडिविजुअल एप्लीकेंट है तो ये डॉक्यूमेंट लगेंगे, नॉन इंडिविजुअल है तो फिर कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, कंपनी का पैन कार्ड, कंपनी का जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो ऑथोराइज सिग्नेटरी है उनके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अगर ये एप्लीकेशन कोई कंपनी या कोई ट्रस्ट करता है तो ये एप्लीकेशन लगेंगे। अगर कोई पर्सन इन पर्सन यानी इंडिविजुअल व्यक्ति करता है तो सिर्फ पैन कार्ड और एक पासपोर्ट साइज फोटो जो है वो लगता है। अभी दूसरा प्रश्न है कि इसको कितने दिन लगते हैं। तो देखो यहाँ पे लगभग 90 दिन तुम पकड़ के चलो। वैसे 60 दिन जो है वो स्पेसिफिक अथॉरिटी को एनओसी इशू करने के लिए देने रहते हैं। तो हम यहाँ पे 90 दिन पकड़ते हैं कि रजिस्ट्रेशन आने तक, मतलब हमने फॉर्म फिलअप किया, पार्ट ए फिलअप किया, उसके बाद में पार्ट बी किया, एनओसी ले लिया प्रिंटिंग प्रेस से, हमने गवर्नमेंट का चालान जो है 1000 रुपए का वो भर दिया। उसके बाद में 5 दिन हमारा एडिट विंडो रहता है। उसके बाद में जब हमारा फॉर्म फाइनली सबमिट होता है स्पेसिफिक अथॉरिटी के पास में, वो ऑनलाइन मोड में ही सबमिट होता है, ऑफलाइन नहीं देना पड़ता है। तो उस सबमिट होने के दिन के बाद आप 90 दिन पकड़ लो, 90 दिन में हमको रजिस्ट्रेशन जो है वो श्योर शॉट आता है। तो फॉर्म स्पेसिफिक अथॉरिटी के पास जाने के बाद 90 दिन लगते हैं रजिस्ट्रेशन आने के लिए। तो तीसरा सवाल, सबसे बड़ा सवाल लोगों का यह था कि इसके लिए कितना चार्ज लगता है। तो देखो कि अगर तुम खुद फॉर्म भरते हो तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। गवर्नमेंट की फीस सिर्फ 1000 रुपए लगती है। एक नोटरी के लिए 100 रुपए का स्टैम्प पेपर हमको खरीदना पड़ता है, और उसका फॉर्मेट जो है वो वेबसाइट पर भी उपलब्ध है कि क्या एफिडेविट देना है, और नोटरी के 100-200 रुपए चार्जेस लगते। तो ऐसा कुल मिला के अगर तुम खुद फॉर्म भरते हो तो 1000 रुपए गवर्नमेंट फी और 400-500 रुपए बाकी का खर्चा, ऐसा 1000-1500 रुपए तुमको खर्चा आता है, ये अगर तुम खुद फॉर्म भरते हो। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का हमारे पास कांटेक्ट करते तो ये ध्यान में आता है कि उन्होंने फॉर्म भर दिया, फिर गलत भर दिया
फॉर्म गलत भरने की वजह से 2-3 महीने के बाद पता चलता है कि तुम्हारा फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो ये सब टालने के लिए, ये सब स्किप करने के लिए बहुत सारे लोग सेवाएं लेती हैं। हम भी वो सेवा सर्विस प्रोवाइड करते हैं रजिस्ट्रेशन की। तो हमारी कंसल्टेशन फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल 5000 रुपीज है। ये बात ध्यान रखो कि नॉन रिफंडेबल, बिकॉज ये कंसल्टेशन फीस है, ये कोई चार्ज जो सर्विस के लिए सेवा वगैरह नहीं ले रहे। हम कोई आरएनआई के तरफ से कोई ऑफिशियल पर्सन हमको मतलब नियुक्त किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारा जो कंसल्टेशन फर्म है, हम लीगल कंसल्टेशन फर्म के माध्यम से आपका जो फॉर्म है वो करेक्टली सबमिट करते हैं। मतलब फॉर्म जो है वो करेक्टली सबमिट करने के लिए असिस्ट करते हैं। हमारे यहाँ पे जो ऑपरेटर्स रहते हैं वो सब करेक्टली वो आपका फॉर्म सबमिट करते हैं। तो उसके लिए हमारा कंसल्टेशन चार्जेस है वो नॉन रिफंडेबल 5000 रुपीज लेते हैं। तो ये चार्ज जो है वो डिफर करता है। इससे ज्यादा कोई चार्ज अगर मांगता है तो मत दे दो। दूसरी एक बात है कि प्रेस सेवा पोर्टल जो है वो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पोर्टल है, उसमें ही फॉर्म भरना पड़ता है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं भरना पड़ता है। और गवर्नमेंट ने किसी भी व्यक्ति को नियुक्त नहीं किया गया है, कोई भी उनके एजेंट नहीं है, किसी को भी उन्होंने ऑफिशियल परमिशन ऐसा नहीं दिया है कि भाई ये प्रेस सेवा पोर्टल का व्यक्ति है, उसके साथ फॉर्म भरिए वगैरह। अगर कोई आपके साथ अगर ऐसा कोई करता है तो उसके साथ व्यवहार ना करे, ऐसे व्यक्ति के साथ व्यवहार ना करे। अगर कोई 25, 30, 50 हजार रुपए आपको मांगता है या फिर बोलता है कि हमारी पहचान है वहां पे हम करके देंगे, ऐसा अगर कोई बोलता है तो उसके साथ में व्यवहार ना करे। क्योंकि ये जो सर्विस है फुल्ली ऑनलाइन है। अगर आप जानकार है ऑनलाइन फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं, आपको अगर उसका नॉलेज है तो आप खुद भी भर सकते हो। अगर नॉलेज नहीं है तो 4-5 हजार रुपए कंसल्टेशन फीस जो है वो देके हमको भी सहायता हमारी ले सकते हो। लेकिन ये ऑप्शनल है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको हमारी तरफ से ही करना पड़ेगा, ये ऑप्शनल है। अब ये दो चीजें होने के बाद तीसरा जो सबसे ज्यादा हमको सवाल जो आता है व्हाट्सएप पे कि प्रिंटिंग प्रेस जो हो एनओसी कैसे लेनी चाहिए। क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस बहुत सारे हर एक गांव में ऐसे 10-20 प्रिंटिंग प्रेस है, हर तालुका प्लेस में 20-25 प्रिंटिंग प्रेस रहती है जिसमें ऑफसेट प्रिंटिंग होती है, जहां पे वेडिंग कार्ड्स जो है वो या फिर बाकी के इन्विटेशन कार्ड्स, फ्लेक्स वगैरह छपाई जो हो वो होता है। तो ऐसी प्रिंटिंग प्रेस चलती है क्या, जहां पे पेपर प्रिंट होते वो प्रिंटिंग प्रेस चलती है क्या? ये ऐसा बहुत सारे सवाल लोग हमको पूछते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये प्रिंटिंग प्रेस नहीं चलती है। अभी नया जो कानून मैंने पहले ये स्पष्ट किया है कि 1 मार्च जो है 1 मार्च 2024 से ये कानून लागू किया गया है। तो फिर उसके बाद में जो प्रिंटिंग प्रेस रजिस्टर्ड है प्रेस सेवा पोर्टल में, महाराष्ट्र में कुल मिला के 110-120 प्रिंटिंग प्रेस रजिस्टर्ड है। तो वहां पे रजिस्टर्ड जो प्रिंटिंग प्रेस है उसी से ही हमको एनओसी लेना पड़ता है। उसी से ही एनओसी लेने के बाद वो हमारी अगर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तभी हम प्रोसेस जो है वो आगे हमारी प्रोसेस आगे बढ़ती है। अभी बहुत बार ऐसा होता है कि ये रिक्वेस्ट का फॉर्मेट कुछ है क्या, ऐसा भी प्रश्न हमको बहुत बार पब्लिशर या फिर ओनर पूछते हैं। तो देखो प्रिंटिंग प्रेस का जो रिक्वेस्ट है वो पूरा ऑनलाइन प्रोसेस है, उसके लिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स किसी से लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 बातें जो है वो कंप्लीट, जो कंडीशन है वो कंप्लीट होनी चाहिए। सबसे पहले ये कंडीशन कि जो प्रिंटिंग प्रेस हम चूज कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसका नाम वो ऑनलाइन प्रेस सेवा पोर्टल के रजिस्टर्ड में वहां पे होना चाहिए, वो ऑनलाइन रजिस्टर्ड होनी चाहिए। और दूसरी बात, हमारी रिक्वेस्ट उनके पास जाने के बाद उन्होंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करनी चाहिए। अगर ये 2 कंडीशंस फुलफिल होती है तो फिर हमारा फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट होता है। प्रिंटिंग प्रेस ने एक बार हमारा एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया तो उसके बाद में हमको गवर्नमेंट का फीस जो है वो चालान के माध्यम से ऑनलाइन स्वरूप से भरना पड़ता है 1000 रुपीज। उसके बाद में उसकी भी एक रिसिप्ट मिलती है। वो रिसिप्ट हमको प्राप्त होने के बाद में 5 दिन जो है वो एडिट विंडो रहती है। एडिट विंडो के बाद में हम वहां पे कोई अगर गलती से हम कुछ मिसटाइप हो गया, वहां पे गलत कुछ लिख दिया तो वो हम बराबर कर सकते हैं। उसके 5 दिन के बाद हमारा फॉर्म जो है वो फाइनली सबमिट होता है स्पेसिफिक अथॉरिटी के पास में। तो ये फॉर्म स्पेसिफिक अथॉरिटी के पास जाने के बाद 60 डेज रहते हैं उनके पास में एनओसी देने के लिए। तो ये एनओसी देने के बाद फिर हमारा फॉर्म प्रेस सेवा पोर्टल पे प्रोसेस होता है और उसके बाद फाइनली या तो हमको रजिस्ट्रेशन मिलता है या फिर हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो रिजेक्ट होता है।
बीच में, इसके बीच में कोई डिस्क्रिपेंसी अगर आती है तो वो डिस्क्रिपेंसी हमको प्रॉपर तरीके से वहां पे निकालनी पड़ती है, उसका जवाब देना पड़ता है। उसके लिए हमको टाइम निर्धारित किया गया 30 दिन का डिस्क्रिपेंसी का। उस 30 दिन में अगर हम जवाब नहीं देते हैं तो हमारा फॉर्म बाय डिफॉल्ट रिजेक्ट हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं प्रेस सेवा पोर्टल के बारे में, जो जानकारी जो नए लोग प्रेस हमारे वकील पत्र यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं उनके लिए ये जानकारी बहुत जरूरी है। अब आते हैं दूसरी जानकारी पे कि ई फाइलिंग, बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, उनकी ई फाइलिंग के रिकॉर्ड के लिए उनको ई फाइलिंग करनी है, तो उनको थोड़ा मतलब 31 अगस्त जो है वो जैसे जैसे नजदीक आ रहा था, अगस्त महीने का लास्ट डेट, तो फिर वो बोल रहे कि सर ये तो लास्ट डेट है, फिर हम कैसे करेंगे 1-2 दिन में। तो उनके लिए थोड़ा सा एक हैप्पी मोमेंट यहाँ पे एक गुड न्यूज है कि PRGI ने अभी जो ई फाइलिंग की जो डेट है वो बढ़ा दी है, और अभी वो हम 30 सितंबर तक ये जो ई फाइलिंग है वो कर सकते हैं। तो ये डेट बढ़ने की वजह से अब 1 महीना हमारे पास और हमको मिल गया है, तो हम अच्छी तरह से वो ई फाइलिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों ये, और एक महत्वपूर्ण बात और एक है कि बहुत सारे क्लाइंट्स है कि जो कि अद्वैत कंसल्टेंसी, जो मेरी कंसल्टेंसी फर्म है उसकी सर्विस लेते हैं, तो फिर अभी 1-2 महीने से थोड़ा सा काम में थोड़ा सा डिले हो रहा है। तो उसका जो वजह है, बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार हमने तो पेमेंट कर दिया, फिर हमको हमारा काम जल्दी क्यों नहीं हो रहा है। तो देखो दोस्तों कि PRGI के पास भी अभी इतने सारे नंबर ऑफ फॉर्म है कि बहुत सारे फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं, और हम किसी भी मतलब हमारा जो रिजेक्शन रेट है हमारे कंसल्टेंसी के थ्रू जो भी हमने अभी तक फॉर्म भरे हैं उनमें रिजेक्शन रेट जो है बहुत कम है। मतलब अभी 2-3% तक रिजेक्शन आता है, और वो भी इसलिए आता है क्योंकि हम जब टाइटल सजेस्ट करते हैं पब्लिशर को, ओनर को, तो वो बोलते कि नहीं सर हमको ये नहीं चाहिए, हमको यही चाहिए, फिर वो नहीं होता है। क्योंकि टाइटल गाइडलाइंस गवर्नमेंट के, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये टाइटल तो मैंने कहीं देखा नहीं है, फिर ये तो हमको 100% मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि टाइटल डाटाबेस बहुत बड़ा है और हमारे पास मतलब लिमिटेड हम उसको सोचते हैं, और उतना ही हमको लगता है कि नहीं ये टाइटल मिलेगा। तो ऐसे कुछ लोग पब्लिशर जो हमारे हैं उनको ऐसा मतलब वो एकदम फ्लेक्सिबल नहीं रहे टाइटल के बारे में, तो उनका रिजेक्शन में आ गया। तो लगभग हमारा 2-3% ऑफ पब्लिशर जो है वो उनके फॉर्म जो है वो रिजेक्शन में आ गए, लेकिन लगभग बाकी के पूरे लोगों के रजिस्ट्रेशन आ गए हैं। तो ये क्यों हुआ, ये ऐसा कोई मतलब बहुत बार बोलते कि ऐसा कैसे होता है, तुम्हारे इतने लोगों का रजिस्ट्रेशन कैसे आता है। तो देखो भाई ये सब जो है वो फॉर्म भरने का एक तरीका रहता है, गवर्नमेंट के जो गाइडलाइंस है वो फॉलो करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने जो टर्म एंड कंडीशन दी है उसको बराबर सही तरीके समझ के वो फॉलो करनी पड़ती है, तभी जाके वो सब रजिस्ट्रेशन मिलता है। बहुत बार क्या होता है कि कुछ लोग हाफ नॉलेज रहने की वजह से, या फिर उनके पास कोई मतलब उसकी जानकारी भी नहीं रहती है, फिर भी वो फॉर्म भर देते हैं, किसी को 100-200-500 रुपए लेके भर देते हैं। और नॉन प्रोफेशनल लोग अगर फॉर्म भर देते हैं तो फिर उसके बाद में वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते हैं। देखो हम अगर कंसल्टेशन फीस 5000 रुपए लेते हैं तो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है कि जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं आए, फिर वो एक बार रिजेक्ट हो जाए, 2 बार रिजेक्ट हो जाए, तो फिर हम उसको बार बार भी अगर कुछ हो जाता है तो हम उसको जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं आता तब तक हमारा पूरा कंसल्टेशन जो है वो पब्लिशर को वहां पे देते हैं। तो ये जो फर्क रहता है, तो थोड़ा सा पेशेंस, क्योंकि टाइम जो है ना वो अभी इतने सारे एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन इतने सारे प्रोसीड हो रहे हैं कि हर कोई गांव का हर दूसरा पत्रकार मित्र है उनको आरएनआई चाहिए। एक्चुअल आरएनआई रजिस्ट्रेशन जो है वो सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए है, उसके नियम जो है बहुत अभी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तुमको प्रिंट निकालनी पड़ती है, तुमको रेगुलरिटी टैब में वो उसका फोटो निकाल के अपलोड करना पड़ता है। बहुत सारे दोस्त ऐसे है कि पीडीएफ फाइल अपलोड करते, तो ऐसा नहीं चलता है। उसके रेगुलर मतलब उसके जो नियम है, उसके जो टर्म एंड कंडीशन है वो अलग है। तो बिना पढ़े कोई भी मतलब ऐसा बोलता है कि नहीं ये काम जो है तो ऐसा ही करो, कोई देखता नहीं है, प्रिंट नहीं निकाली तो भी चलता है, डिजिटल मीडिया उस नाम से चलाएंगे तो भी चलता है। तो ऐसा नहीं रहता है। प्रॉपर जो नॉर्म्स है वो नॉर्म्स रहते हैं, टर्म एंड कंडीशन गवर्नमेंट की फॉलो मतलब बराबर करनी पड़ती है और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। और जो रिस्ट्रिक्शंस गवर्नमेंट ने लगाई है उसका भी मतलब हमको उस पे हम नजरअंदाज उसको नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमारी परमिशन प्रिंट मीडिया के लिए है तो हम उसको सिर्फ प्रिंट मीडिया के लिए ही यूज कर सकते हैं। और कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि हमारा आरएनआई में पहचान है, हम ये कर देंगे वो कर लेंगे। तो दोस्तों ऐसा कोई पहचान की और इसकी कोई जरूरत नहीं रहती है। सिर्फ फॉर्म अगर तुम्हारा बराबर भर दिया है तुमने तो तुम्हारा रजिस्ट्रेशन 100% आता है। भले उसको थोड़ा टाइम लगता है, मैं ये दावा नहीं कर रहा हूं कि वो मतलब तुमने आज भरा फॉर्म की 1 महीने में तुमको रजिस्ट्रेशन आता है, तो ऐसा नहीं होता है। तो थोड़ा टाइम उसको लगता है, तो वो टाइम तुमको देना पड़ेगा।
और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि 2-4 दिन, अगले 2-4 दिन तक मैं गांव जा रहा हूं। मैं हर साल गणपति गणेश उत्सव के लिए हमारे गांव जाता हूं, तो अभी इस बार भी कुछ मेरे मतलब ग्रैंडफादर की तबीयत भी अच्छी नहीं है और बाकी के भी थोड़े काम है मुझे, तो मैं कल से लेके 3 तारीख तक अवेलेबल नहीं हूं। मतलब आप मुझे कॉल करोगे तो मेरा कॉल नहीं कनेक्ट हो जाएगा, आप फोन स्विच ऑफ आएगा या फिर मुझे कांटेक्ट नहीं होगा, तो फिर कृपया मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 3 तारीख तक कांटेक्ट अगर नहीं होता है तो सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ देना, कुछ भी अर्जेंट रहे तो। और जिनके काम पेंडिंग है, अभी मेरे पास बहुत सारे मेरे क्लाइंट की जो लिस्ट है वो अभी मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, लेकिन हमारे बहुत सारे क्लाइंट है जिनके मतलब पुराने जो क्लाइंट जैसे कि भीमा जी है, डोंबिवली टाइम्स के प्रदीप जी है, भगवान मुंडे है, बंदरकर साहब है, या फिर ईश्वर पाटिल है, एडवोकेट रूप सिंह सर है, उसके बाद में हमारे अमित है, निकुम साहब है, भंडारकर है जलगांव के, धारनी के मलिक है, इधर बहुत सारे जैन जागड़े साहब है, घुगे साहब है, विधाती जी है, चांद भाई है, ये सब लोग जो है बहुत सारे, ये जो लिस्ट है अभी इनके थोड़े काम जो है वो हमारे यहाँ पे पेंडिंग इसलिए रखे हैं कि वो जो नाम और उसमें थोड़ा सा जो क्या बोलते हैं उसको, एक कंफ्यूजन है वो थोड़ा सा रहने की वजह से, जब तक हम उसमें क्लियर नहीं होते कि नहीं ये नाम 100% मिलेगा और ये काम 100% ये रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जब तक हम कंफर्म नहीं होते तो थोड़ा हम प्रोसेस के लिए रुकते हैं। क्योंकि क्या है कि हमको पता है कि 3 महीने क्लाइंट के वेस्ट नहीं जाने चाहिए। अभी फॉर्म भरने के बाद वो वहां से अगर रिजेक्ट होता है तो फिर बहुत बुरा लगता है। इससे बेटर है कि 10 दिन थोड़ा और लगने दो, लेकिन अच्छा हो जाए, फिर एक बार फॉर्म सबमिट करें तो रजिस्ट्रेशन ही आ जाए। तो इसलिए थोड़ा सा डिले जो है वो हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आप भी थोड़ा पेशेंस रखिए। और अगले 3 तारीख तक मैं भी यहाँ पे नहीं हूं, तो 3 तारीख तक कृपया करके थोड़ा सा मुझे भी सहकार्य करें, कोऑपरेट करें। कुछ भी रहे तो मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से आप मैसेज कर सकते हैं। मैं थोड़ा रिमोट एरिया में रहता हूँ, इंटीरियर में मेरे नेटिव मतलब गांव में जा रहा हूँ, तो वहां पे इंटरनेट मतलब ये रेंज जो है नेटवर्क का, मोबाइल नेटवर्क का, वो नहीं रहता है नेटवर्क, तो थोड़ा सा वहां पे कॉल लगने में, कनेक्ट होने में दिक्कत होती है। तो कृपया करके 3 तारीख तक थोड़ा सा ये बात ध्यान में रखिएगा कि मैं अवेलेबल नहीं हूं 3 तारीख तक, ठीक है। तब मिलते हैं हम 4 तारीख को, एक वीडियो करेंगे, उसके बाद में मिलते हैं। धन्यवाद।